अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़े होंगे। जी स्टूडेंट्स, हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाला। इसको मैं आगे से कंटिन्यू करती हूँ। मैं आपको इंट्रोडक्शन कराती जरूर। मैं फाइनली एमबीबीएस की स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है। मैं आपको इंशाल्लाह बायोलॉजी की वर्ड टू वर्ड लर्निंग करवाऊँगी। एक एक वर्ड हम डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि बायोलॉजी का सिलेबस चेंज हुआ है, इसलिए कुछ पता नहीं है कि बोर्ड वाले क्या MCQ है, क्या शॉर्ट क्वेश्चन है, क्या लॉन्ग क्वेश्चन है। इसलिए आप वर्ड टू वर्ड लर्निंग करें, ठीक है, ताकि कोई क्वेश्चन आपका बोर्ड में मिस ना हो। अच्छा, अब देखें, हमने पढ़ा था कि मोड ऑफ रॉबर्ट विटाकर ने क्या किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था, ठीक है। और ये सिस्टम की किस बुनियाद पे उसने इस सिस्टम की क्या बेस थी? 2 बेसिस थी। एक तो नंबर 1 लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटेल से पढ़ाया क्या था। इसमें यूक्रियोट और प्रोक्रियोट की जो पीछे चैप्टर में बात करके गया था कि प्रोक्रियोट और यूक्रियोट का उसने टर्म इंट्रोड्यूस कराया था। उसने प्रोक्रियोट और यूक्रियोट के बारे में बताया था ना। रॉबर्ट विटाकर ने उसकी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया और उसको अपनी 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम का बेसिस बना लिया। दूसरा, इसने ना मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बेसिस बनाया कि एक ऑर्गेनिज्म कहाँ से खाना ऑब्टेन करता है, ठीक है। देखिए, ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिज्म है, खाना तो हमने खाना है, न्यूट्रिशन तो हमें चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस जो होती है उस कुछ ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना लेते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपना खाना खुद नहीं बनाते। जो खुद खाना बना लेते हैं वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से खाना ऑब्टेन करते हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये है। और जो नहीं खाना बना सकते, जिस तरह के हम हो गए, फंजाई हो गए, तो फंजाई जो होती है ना वो भी हेटरोट्रोफ है, ह्यूमन बींग भी हेटरोट्रोफ है। तो एनिमल्स जो होते हैं ना वो इंजेक्शन के ज़रिए से, इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, खुराक अंदर लेके जाना, जिस तरह हम करते हैं। हम खाना खाते हैं और खाना अंदर जाके हमारे डाइजेस्ट होता है, ऐसे होता है ना, हमारे अंदर हमारे स्टमक में डाइजेस्ट होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में कंप्लीटली इस तरह डाइजेस्ट होता है। लेकिन एब्जॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता। ये फंजाई एब्जॉर्प्शन करती है। फंजाई क्या करती है, अपने ना इंजाइम्स जो होते हैं ना बॉडी से बाहर रिलीज़ करती है और खाने को बाहर ही डाइजेस्ट करवा लेती है। खाने को डाइजेस्ट करवाने के बाद खाने के छोटे छोटे पीसेज हो गए और फिर उस खाने को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो फंजाई ने इस तरीके से न्यूट्रिशन लेनी होती है। अच्छा, ऑन दिस बेसिस, इस बेसिस पे ये जो 2 बेसिस है ना, इन बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया 5 किंगडम के अंदर। कौन से 5 किंगडम थे? किंगडम मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। ये 5 किंगडम्स हैं, ठीक है। ये 5 किंगडम को आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। 1988 में एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट आया, उसका नाम 2 थे बल्कि, एक था, उनका नाम था मार्गुलिस एंड शवार्ड्स। ये 2 साइंटिस्ट आए, बायोलॉजिस्ट थे, अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ा सा वो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम रॉबर्ट विटाकर ने ऊपर दिया था ना, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई का मतलब थोड़ा सा तब्दील किया, थोड़ा सा चेंज किया। कैसे चेंज किया? इन्होंने कहा भाई साहब आप ना अंदर जेनेटिक्स को भी डालें। जेनेटिक्स बहुत ज़रूरी है। जेनेटिक्स मैंने बताया था आपको, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर DNA होता है। उस DNA को बाहर निकालते हैं। DNA के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनको जीन्स कहते हैं। पीछे हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 3 द सेल में भी हम इस बात को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो जो DNA के छोटे, फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ना ऐसे करके DNA पड़ा होता है क्रोमेटिन की सूरत में। उसको बाहर निकालें तो इस तरह करके वो DNA नजर आता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस DNA के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। एक ये टुकड़ा होगा, इसको एक जीन कहेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा जीन, छोटा सा टुकड़ा जीन। तो ये जो जीन्स है ना, वो कहता है इसको भी आप स्टडी करें, ठीक है। उन्होंने ये बात की थी, उन्होंने मॉडिफाई किया था 5 किंगडम। किन्होंने? मार्गुलिस और शवार्ड्स, 2 साइंटिस्ट ने। उन्होंने कहा दे कंसीडर जेनेटिक्स, अब जेनेटिक्स को भी तो कंसीडर करें अलॉन्ग विद द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ साथ आप जेनेटिक्स को भी कंसीडर करें, ठीक है। अलॉन्ग विद द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो तो आपने डाल ही ली है, लेकिन आप जेनेटिक्स की, इसकी बेसिस जो है ना वो जेनेटिक्स पे बनाएं। इन्होंने रॉबर्ट विटाकर को ये कहा था, ठीक है। दे क्लासीफाइड द ऑर्गेनिज्म, लेकिन इन्होंने ऑर्गेनिज्म को उन्हीं 5 किंगडम में क्लासीफाई किया था जो कि रॉबर्ट विटाकर ने किया था, एज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट विटाकर। जो कि जिसमें जिन 5 किंगडम्स में रॉबर्ट विटाकर ने क्लासीफाई किया था ना, कौन से थे वो 5 किंगडम? मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। इन्होंने भी उन्हीं 5 किंगडम में क्लासीफाई किया था। बस इन्होंने एक बात की एडिशन की थी कि आप जेनेटिक्स को भी ऐड कर लें अलॉन्ग विद लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। समझ आ गया आपको? ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब हम ना 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं। ये ना मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने दिए हैं, ठीक है। फिर 1977 में अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था, उसका नाम था कैरल बोइसी। उसने ना टैक्सोन ऐड किया था डोमेन का। हमने पढ़ा था कि ये जो सारे के सारे टैक्सा थे ना, ये वाले सारे के सारे, ठीक है, डोमेन को छोड़ के किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज सारे किसने दिए थे? कैरल लिनियस ने दिए थे, ठीक है। ये सारे के सारे टैक्सा, लेकिन जो सबसे वो वाला टैक्सा ना डोमेन वाला, ये डोमेन वाला टैक्सा दिया था इस साइंटिस्ट ने। कब दिया था? 1977 में कैरल वॉइसी इसने दिया था। इसने एडिट किया टैक्सा, एक टैक्सा मजीद टैक्सोन ऐड किया, उसका नाम था डोमेन टैक्सोन। अबव द किंगडम, किंगडम के ऊपर ही है ना, ये देखें, ये किंगडम है, किंगडम के ऊपर अबव डोमेन। उसने कहा था किंगडम से भी बड़ा डोमेन होता है,
सही हो गया। उसने क्या किया था, उसने ऑर्गेनिज्म को, सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया 3 डोमेन्स के अंदर। उसने कहा जितने भी दुनिया के ऑर्गेनिज्म है ना वो 3 डोमेन्स में फिट आएंगे। कौन सी 3 डोमेन उसने बताई, आर्की, बैक्टीरिया, यूकेरिया, ठीक है। उसने ये 3 डोमेन्स बताई थी। कौन सी 3 डोमेन है, वही बात है, आर्की, बैक्टीरिया, यूकेरिया, ये 3 डोमेन्स में उसने सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया। इट वाज एक्चुअली अ डिवीजन ऑफ प्रोक्रियोट्स इन 2 डोमेन। उसने एक्चुअली क्या किया, आर्की, प्रोक्रियोट और यूकेरियोट को लेकर साथ साथ वो भी चल रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रोक्रियोट्स और यूकेरियोट्स की बात करना हर जगह ज़रूरी है। तो उसने क्या किया कि आर्की और बैक्टीरिया में जो ऑर्गेनिज्म होंगे ना वो सारे के सारे प्रोक्रियोट्स होंगे, और यूकेरिया नाम से पता लग रहा है यूकेरियोट्स के लिए होगी, यूकेरियोट ना। तो उसने कहा सारे के सारे यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म यूकेरिया में जाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिज्म 2 ही तरह के होते हैं, या प्रोक्रियोटिक है या यूकेरियोटिक है। तो उसने कहा कि क्या होगा, सारे के सारे जो प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म है ना वो आर्की और बैक्टीरिया डोमेन में जाएंगे, और यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म सारे यूकेरिया डोमेन में जाएंगे। कोई मुश्किल बात नहीं है, वो वही कह रहा है इट वाज एक्चुअली अ डिवीजन ऑफ द प्रोक्रियोट्स। इसने एक्चुअली डिवीजन थी किसकी, प्रोक्रियोट्स की, इन 2 डोमेन्स, 2 डोमेन्स आर्की और बैक्टीरिया में उसने प्रोक्रियोट्स को डाल दिया, वाइल ऑल यूकेरियोट्स, जबकि बाकी सारे जो यूकेरियोट्स थे ना वो प्लेस्ड इन अ सिंगल डोमेन यूकेरिया। वो सारे के सारे यूकेरियोट्स जो थे उसने सिंगल डोमेन यूकेरिया में डाल दिए। प्रोक्रियोट सारे के सारे 2 डोमेन्स में, और यूकेरियोट सारे के सारे सिंगल डोमेन में यूकेरिया में, सही हो गया। ये क्लासिफिकेशन जो थी ना इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन आर्की एंड बैक्टीरिया। ये आर्की और बैक्टीरिया के दरमियान में डिफरेंसेस के बुनियाद पे बेस्ड थी, ठीक है। ये समझ आ गई। कैरल वॉइसी ने कोई काम नहीं किया, क्या काम किया, कोई मुश्किल नहीं है। एक टैक्स ऐड किया, कौन सा टैक्स ऐड किया, डोमेन का, अबव द किंगडम के ऊपर, ठीक है ना। और इसने क्या किया, इसने कहा भाई मैंने डोमेन बना दिया। अब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना वो 3 डोमेन्स में क्लासीफाई हैं, आर्की, बैक्टीरिया, यूकेरिया। प्रोक्रियोट सारे के सारे आर्की और बैक्टीरिया में, और यूकेरियोट सारे के सारे यूकेरिया में, ठीक हो गया। ये देखें वही जो अभी तक हम सारे डोमेन सिस्टम पढ़ चुके हैं। 2 किंगडम सिस्टम में हमने पढ़ा था, जो कि बिल्कुल अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। उसमें किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया 2 ऑर्गेनिज्म थे ना। हमने सारे ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्लांटी में डाला था और एनिमिलिया में डाला था, तो ये 2 किंगडम सिस्टम हो गया। 3 किंगडम सिस्टम में फिर हमने एक नया यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म को जो अकोमोडेट करवाया था, उसके लिए हमने एक नया किंगडम बनाया था, उसको पोर्टिस्टा कह दिया था, है ना, यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म को अकोमोडेट करने के लिए। फिर हमने बैक्टीरिया को भी पोर्टिस्टा में डाल दिया था, याद होगा आपको, पिछली वीडियो में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है। और किंगडम प्लांटी और एनिमिलिया इस तरह ही मौजूद थे, तो ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बन गया। 5 किंगडम में फिर क्या किया उन्होंने, किंगडम मोनरा एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो रॉबर्ट विटाकर ने दिया था और मार्गलेस और शिवार्ट्ज ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था। ये वही वाला 5 किंगडम सिस्टम है। उसमें हमने सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया मोनरा, पोर्टिस्टा, फंजाई, प्लांटी, फंजाई और एनिमिलिया में, ठीक है। फिर 3 डोमेन सिस्टम में जो ये कैरल वॉइसी ने जो क्लासीफाई किया था 3 डोमेन सिस्टम, आर्की, बैक्टीरिया, यूकेरिया, ठीक। उसने आर्की में जो किंगडम हमने पढ़ा ना, डोमेन के अंदर मजीद किंगडम्स होते हैं, ये हम बात डिटेल से पीछे पढ़ चुके हैं। देखें ये डोमेन है, डोमेन के अंदर मजीद किंगडम्स होते हैं। इसी तरीके से अब देख लेते हैं कौन से डोमेन के अंदर कौन सा किंगडम है। आर्की जो डोमेन है ना उसके अंदर जो किंगडम है, ठीक है, ये जो आर्की डोमेन है उसके अंदर किंगडम जो है वो आर्की बैक्टीरिया का है। इन दोनों में बैक्टीरिया ही आने हैं, सही है। जो बैक्टीरिया डोमेन है ना उसमें यू बैक्टीरिया है। उसमें कौन सा किंगडम है, डोमेन के अंदर किंगडम है ना, तो ये देखें इस डोमेन के अंदर कौन सा किंगडम है, इस डोमेन के अंदर कौन सा किंगडम है, और ये डोमेन जो यूकेरिया डोमेन है इसमें मजीद 4 किंगडम्स हैं, सही हो गया। तो आर्की डोमेन में जो किंगडम आता है वो आर्की बैक्टीरिया का किंगडम है। बैक्टीरिया में जो है वो यू बैक्टीरिया है, उसका किंगडम है। और यूकेरिया में ना 4 हैं, 1 2 3 4, क्योंकि यूकेरिया में सारे यूक्रियोट्स आने हैं, और ये सारे यूक्रियोट्स हैं चारों के चारों, ठीक है। और इन दोनों में सारे प्रोक्रियोट्स आने हैं, तो ये दोनों प्रोक्रियोट्स हैं। प्रोटिस्टा आ जाता है यूकेरिया में, फंजाई है, प्लांटी है, फंजाई है, एनिमिलिया है, सही हो गया। इसमें पीपी फैप है यूकेरिया में, FAPP, फंजाई, ए से एनिमिलिया, पी से प्लांटी, पी से पोर्टिस्टा, तो इसमें फैप आ जाता है यूकेरिया में, ठीक है। और आर्की में नाम से पता लग रहा है आर्की बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में यू बैक्टीरिया, ये किंगडम से, सही हो गया। अब डोमेन्स की हम बात कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, टोटल 3 डोमेन्स हैं जो कैरल वॉइसी ने बताई। डोमेन आर्की, 3 डोमेन्स थी ना ये वाली, डोमेन आर्की, डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन यूकेरिया। पहले हम डोमेन आर्की की बात करेंगे, फिर डोमेन बैक्टीरिया की डिटेल से बात करेंगे, फिर यूकेरिया की बात करेंगे, ठीक है। अब हम इन डोमेन्स को डिटेल से पढ़ेंगे। डोमेन आर्की में क्या है, आपने याद रखना, आर्की का मतलब होता है पुरानी आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो ना पुरानी पहले वाली जो चीज़ें होती हैं ना उनको स्टडी करते हैं। जो पुरानी चीज़ें होती हैं ना उनको कहते हैं आर्की। तो डोमेन आर्की में वो सारे बैक्टीरिया आएंगे जो पुराने बैक्टीरिया हैं, ठीक है। नए जो अब वाले बैक्टीरिया ना वो नहीं, जो बहुत पुराने बैक्टीरिया हैं। दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। ये ना ज़मीन पे बहुत पुराने, प्रिमिटिव का मतलब होता है इब्तदाई, सबसे पुराने ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये क्या है, ये प्रोक्रियोट्स हैं,
ये मैंने आपको बताया था कि डोमेन आर्की में और बैक्टीरिया में आते ही दोनों प्रोकैरियोट्स हैं ना, आर्की और बैक्टीरिया में प्रोकैरियोट्स थे और यूकैरिया में सिर्फ यूकैरियोट्स आते हैं। तो इनमें भी प्रोकैरियोट्स होंगे, इनमें भी प्रोकैरियोट्स होंगे, दोनों डोमेन में। तो वही बात है, इनमें प्रोकैरियोट्स हैं, बट प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में मैं आपको इससे पिछले वाले लेक्चर में डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनका DNA जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं पैक हुआ होता, बल्कि साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही तैर रहा होता है। ये बैक्टीरिया में ना, प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया आ जाते हैं। अच्छा, ये प्रोकैरियोट्स हैं आर्की में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट देयर सेल वॉल डज नॉट कंटेन पेप्टिडोग्लाइकन। वो कहते हैं कि ये भी बैक्टीरिया, मतलब किंगडम जो ये जो डोमेन आर्की है इसमें भी बैक्टीरिया हैं, डोमेन बैक्टीरिया में भी बैक्टीरिया हैं। तो इन सारे बैक्टीरिया को एक ही जगह क्यों नहीं रखा गया? इसलिए क्योंकि ये बैक्टीरिया इस बैक्टीरिया से मुख्तलिफ है। ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ना, बहुत पुराने बैक्टीरिया हैं। यू बैक्टीरिया नए बैक्टीरिया हैं, सही वाले बैक्टीरिया हैं, ट्रू बैक्टीरिया हैं। यू का मतलब होता है ट्रू, ये ट्रू बैक्टीरिया हैं। आर्की बैक्टीरिया पुराने बैक्टीरिया हैं। क्या पुराने हैं तो इनकी सेल वॉल जो है ना, उनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता। जो हमारे नए वाले बैक्टीरिया होते हैं ना, ट्रू वाले बैक्टीरिया, उनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन होता है। लेकिन ये वाले जो बैक्टीरिया हैं, इनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है। फिर क्या है इनकी सेल वॉल के अंदर? इनकी सेल वॉल जो होती है ना, पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनी होती है, एंड प्रोटीन। इनकी पॉलीपेप्टाइड क्या होता है? जो प्रोटीन होती है ना वो थोड़ी बड़ी होती है, और प्रोटीन छोटी हो ना तो उनको पॉलीपेप्टाइड कह देते हैं। आई थिंक ये 1000 तक का डिफरेंस होता है। अगर 1000 अमीनो एसिड से ज़्यादा हो ना तो प्रोटीन, और 1000 से कम हो तो पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो बट इज़ मेड ऑफ वेरियस पॉलीपेप्टाइड्स। इनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन में ना दो चीज़ आती हैं, पेप्टाइड जो प्रोटीन होते हैं, और ग्लाइकन मतलब कार्बोहाइड्रेट। दो चीज़ आती हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। लेकिन ये वाले जो बैक्टीरिया ना, इनकी सेल वॉल के अंदर, ये पुराने भी बैक्टीरिया ना, अभी नए नहीं बने, तो इनकी सेल वॉल के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है, वो क्या है? प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन। ठीक है, नंबर एक पहला फ़र्क ये है। दूसरा फ़र्क ये है कि ये जो बैक्टीरिया ना, इनके अंदर जो राइबोसोमल RNA होता है वो ज़्यादा मिल रहा होता है, वो ज़्यादा रिजेंबल करता है, ज़्यादा उसकी मुशाबत होती है यूकैरियोट से देन टू द बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया की निस्बत, जो ट्रू बैक्टीरिया है ना, उनकी निस्बत ये जो पुराने वाले बैक्टीरिया हैं, इन बैक्टीरिया का जो राइबोसोमल RNA होता है वो यूकैरियोट्स की निस्बत ज़्यादा मिल रहा होता है। यूकैरियोट्स मतलब हम यूकैरियोट्स हैं ना, हमारे से ज़्यादा मिल रहा होता है इनका राइबोसोमल RNA। ठीक है, राइबोसोमल RNA क्या है आप आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे। हमारा सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर DNA होता है। ठीक, ये जो DNA होता है ना, ये जो DNA है, आप आगे जाके सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ को डिटेल से पढ़ेंगे। DNA ने RNA बनाना होता है। ठीक है, और फिर RNA से आगे जाके प्रोटीन्स बनती हैं। ठीक है, तो ये जो RNA होता है ना, ये RNA भी 3 तरह का होता है, राइबोसोमल RNA, ट्रांसफर RNA, मैसेंजर RNA। उनमें से जो राइबोसोमल RNA है ना, जो राइबोसोम को बनाता है, उस राइबोसोमल RNA की शक्ल ज़्यादातर यूकैरियोट से मिल रही होती है एज़ कम्पेयर टू जो सही वाले बैक्टीरिया उनकी निस्बत। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि ये जो पुराने वाले बैक्टीरिया ना, इनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर यूनिक लिपिड्स, अजीब ही तरह के लिपिड्स हैं जो इस काबिल बनाते हैं कि बैक्टीरिया एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के अंदर रह सकें। एक्सट्रीम इन्वायरमेंट मतलब गर्म पानी। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, पुराने वाले बैक्टीरिया, ये ना बहुत एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। इन्हें एडवेंचर का बहुत शौक होता है। इन्होंने रहना है गर्म पानी के चश्मों में, इन्होंने रहना है बहुत ज़्यादा जो नमक वाली झीलें होती हैं, बहुत साल्टी झीलें होती हैं, उनके अंदर रहना है। इन्होंने रहना है तेज़ाबियत वाला जो इन्वायरमेंट होता है, बहुत एसिडिक या बहुत अल्कलाइन जो पानी होता है, उसमें इन्होंने रहना होता है। ये आम नॉर्मल कंडीशन में नहीं रहते। ठीक है, तो उन तरह की कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए अल्लाह ताला ने इनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक अजीब तरह का, एक यूनिक तरह का लिपिड रखा हुआ है, जो हमारे जो आजकल बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनके अंदर नहीं होता। ठीक है, वही उन्होंने बताया हुआ है कि इनके पास एक यूनिक लिपिड होता है विच इनेबल देम, जो इन्हें इस काबिल बनाता है टू लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट जैसा कि गर्म पानी के चश्मे, जैसा कि साल्टी लेक्स हो गई, नमक वाली झीलें हो गई, एंड एसिडिक और अल्कलाइन इन्वायरमेंट हो गया। ठीक है, एसिडिक वाटर, अल्कलाइन वाटर, इसमें रह सकें। ठीक है, ये किस लिए मुमकिन है? इनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो जो यूनिक लिपिड है ना, उसकी वजह से मुमकिन है। ताहम वो कहते हैं कि दे ऑल्सो एग्जिस्ट इन मोर कॉमन इन्वायरमेंट्स, लेकिन ये कॉमन इन्वायरमेंट के अंदर भी पाए जा सकते हैं। लाइक आम हमारी जो सोयल मिट्टी है और ओशन समंदर है, उनके अंदर भी पाए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मज़ा इनको उधर ही रहने में आता है, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, सम आर्की बैक्टीरिया, अब क्वेश्चन पैदा होते हैं खाना कैसे ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, कुछ आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो अपना खाना कैसे तैयार करते हैं? ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, जैसे ग्लूकोज है। आप आगे जाके ना पढ़ेंगे, अभी स्टार्टिंग है ना, तो स्टार्टिंग में आहिस्ता आहिस्ता आपको जब बुक के एंड तक आप पहुँच चुके होंगे तो आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी, क्योंकि बहुत से कॉन्सेप्ट अगले वाले चैप्टर में है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नहीं है। सही है,
जिस तरह ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो होता है ना, इसका ये फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके पास कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नहीं होती, ठीक है। तो इन्होंने अपनी एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन करनी है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसा कि सल्फर हो गया, अमोनिया हो गया। अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये जो आर्की बैक्टीरिया, इन्होंने अपनी एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन करनी है? इनऑर्गेनिक